सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं क्लास में हिंदी अनिवार्य में व्याकरण जो आपके 8 अंक की पूछी जाएगी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देख रहे हैं और सारे टॉपिक आपको ये एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले इनको ज़रूर देख के जाएं। भाषा, व्याकरण और लिपि से आपके रिक्त स्थान वाले 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति में से रिक्त स्थान वाले 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार में से रिक्त स्थान वाले 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और पारिभाषिक शब्दावली में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के। इसमें से हम ये रिक्त स्थान वाले 6 अंक के जो प्रश्न है उनको आज हम यहाँ हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा, व्याकरण और लिपि, यहाँ से 2 अंक के प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे कि हिंदी की लगभग खालिस्तान बोलियाँ हैं। कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी की जो है 18 से 22 बोलियाँ हिंदी की है। फिर देखिए, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली या उपभाषा भी कह सकते हैं। हिंदी की लगभग 18 से 22 बोलियों को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ऐसे ही एक पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। क्या कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं। और वह माध्यम जिसमें मनुष्य अपने भावों या विचारों को व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा कहलाता है क्योंकि ये स्थायी होता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। 8वां प्रश्न देखिए, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जो जानकारी देता है वह शास्त्र क्या कहलाता है? वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के खालिस्तान रूप हैं तो भाषा के 2 रूप हैं। पहला लिखित और मौखिक। मौखिक और लिखित भी कर सकते हैं। हाड़ौती या ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। हिंदी भाषा की लिपि जानते हैं? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। भारत देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी भारत की राजभाषा है और राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकार का जो कामकाज होता है जिस भाषा में, वो राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों की भाषा। कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी। अवधि खालिस्तान उपभाषा की बोली है तो अवधि जो है वो आपके 5 जो उपभाषाएं हैं उसमें से ये किसकी है, ये आपको उत्तर निकालना है। तो अवधि आपकी प्रसिद्ध भाषा है पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी की अवधि उपभाषा है। ऐसे ही ब्रज और अवधि पूर्वी हिंदी की और ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। तो दोनों आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी।
ऐसे खड़ी बोली हिंदी भी पूछे तो भी वो आपकी पश्चिमी हिंदी की है। यहाँ खड़ी बोली पूछे तो भी पश्चिमी हिंदी। 17वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, पहले भी आ चुका है ये। मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी या बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। और हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैसे तो 4 वर्ग हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ 3 वर्ग ही हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए, शब्द शक्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य में जहाँ वाच्यार्थ का अतिक्रमण कर दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति का संबंध एक ही अर्थ से है। कौन सी शब्द शक्ति का? तो अभिधा शब्द शक्ति का। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध एक ही अर्थ ग्रहण करने से है। शब्द की शक्ति उसका अर्थ या अर्थवत्ता होती है। शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाले शक्ति या व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो गई। क्योंकि सीधा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। रूढ़ि या प्रयोजन का संबंध किस शब्द शक्ति से है? तो रूढ़ि या प्रयोजन का संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से है। इसी आधार पर रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में किसमें बाधा पड़ती है? तो लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, और मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। आचार्य मम्मट हुए हैं, उन्होंने 3 प्रकार की शब्द शक्ति और 3 ही प्रकार के शब्द माने हैं। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध यहाँ जो है किस अर्थ से है, ऐसा पूछा है। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध वाच्यार्थ से है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से है। ऐसे ही लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध लक्ष्यार्थ से है। और व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना का संबंध व्यंग्यार्थ से है। साक्षात संकेतित अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा। अभिधा जो शब्द शक्ति है वो सीधा साधा अर्थ देती है, लोक प्रचलित अर्थ देती है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? ये भी अभिधा। भी हमने ऊपर पढ़ लिया था। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किस शब्द से है? तो इसका संबंध वाचक शब्द से है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किस शब्द से है? इसका संबंध लक्षक शब्द से है। और व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किस शब्द से है? इसका संबंध व्यंजक शब्द से है। लक्ष्यार्थ का बोध करवाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? अभी बता दिया हमने, 2 भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? इसके भी 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति। लोक प्रचलित अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्द शक्ति। सुंदरता में गुलाब तो गुलाब ही है, ऐसे कहीं ये तो निपात आ जाए तो वहाँ पर आपको लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ
व्यंजना शब्दशक्ति हो जाएगी यहाँ पर, व्यंजना। ऐसे तो आ जाए तो अपन व्यंजना कर देंगे। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, सीधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्दशक्ति हो जाएगी। राम सदा चौकन्ना रहता है, यहाँ पर लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी क्योंकि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बाजार में लाठियाँ चल रही है, ये भी मुहावरा है, लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी। लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ पर भी लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा पहुँच रही है। मेरा घर गंगा पर है, यहाँ पर भी लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी, गंगा के किनारे है। गिरधारी शेर है, बहादुरी के लिए शेर शब्द आया, यहाँ पर भी लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी। अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में यहाँ पर समय सूचक अगर कोई बात आए तो आपको व्यंजना शब्दशक्ति करनी है। राजस्थान जाग उठा, वाक्य में लक्षणा शब्दशक्ति है क्योंकि राजस्थान के लोग जाग उठे। मेरा मित्र तो एकदम मूर्ख है, सामान्य अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्दशक्ति हो जाएगी। मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, ये भी सीधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्दशक्ति हो जाएगी। और अभीष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अलंकार देख लेते हैं, 2 अंक के रिक्त स्थान इसमें से भी पूछे जाएंगे। खालिशान अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। और खालिशान अलंकार का संबंध वर्णों की समानता से है, तो अनुप्रास अलंकार का संबंध वर्णों की समानता से है। वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर छेकानुप्रास अलंकार होता है, और वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आप जानते हैं कि 4 प्रकार के अनुप्रास के भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पर 4 में से 2 प्रकार यहाँ दिए हैं। अगर एक बार आवृत्ति होगी तो छेकानुप्रास, और एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होगी तो वृत्त्यानुप्रास। गगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, इस उदाहरण में देखिए स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार के 4 भेद अभी बता दिए हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये देखिए, ये त यहाँ है, 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 तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लेश और यमक अलंकार शब्द अलंकार की श्रेणी में आते हैं। काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले तो वहाँ पर क्लेश अलंकार होता है। खालिशान अलंकार में एक शब्द से चिपके होते हैं, तो श्लेष अलंकार में एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं। काव्य में जब कोई शब्द एक बार ही आए लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस उदाहरण में पानी शब्द के अनेक अर्थ हैं, क्योंकि जो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये पानी जो शब्द आया है इसके 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में इज्जत, और चूने के संबंध में पानी, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, सबंग और अभंग। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे अलधर के वीर, यहाँ श्लेष अलंकार है और यहाँ पर सबंग श्लेष है, तोड़ना पड़ेगा तब जाके अर्थ निकलेगा। चरण धरत चिंता करत चितवत चौं ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, उदाहरण में सुवर्ण शब्द आया, ये सुवर्ण, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, ये सुवर्ण कवि के संदर्भ में तो अच्छे अक्षर और व्यभिचारी के संदर्भ में
अच्छा रूप और चोर के संदर्भ में सोना, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हो गया। जहाँ शब्द की एकाधिक आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यानी यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ होगा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराय जग या पाए बोराय, इसमें भी कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती, इस उदाहरण में तीन बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। यमक अलंकार के भी दो भेद होते हैं, सबंग और सबंग अभंग। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, या उर्वशी शब्द की बहुत बार आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। एक अप्सरा हो गई, एक गले का आभूषण हो गया उर्वशी। जब श्रोता वक्ता के कथन को तोड़ मरोड़ कर वास्तविक अर्थ ग्रहण न करके कल्पित अर्थ ग्रहण करता तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, इंपॉर्टेंट है, टेढ़ा। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काकू वक्रोक्ति। लक्ष्मी है पशुपाल कहाँ सजनी, गिरिजा कह रही है कि जमुना तट धेनु चराए रही, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और वक्रोक्ति में भी कौन सा है, ये है श्लेष वक्रोक्ति। कौन सा? श्लेष वक्रोक्ति है। आए हु मधुमास के प्रियतम एह नाई, आए हु मधुमास के प्रियतम एह नाई, यहाँ पर जो वक्रोक्ति है ये वक्रोक्ति अलंकार ही है यहाँ पर, लेकिन ये काकू वक्रोक्ति है क्योंकि उच्चारण के लहजे से उसका अर्थ बदल जाता है। काव्य में जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मीठी लगे अखियन लुनाई में विरोधाभास अलंकार है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग, इसमें भी विरोधाभास अलंकार है क्योंकि डूबने पर उद्धार हो रहा है, तैरा जा रहा है। काव्य में जहाँ कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बढ़ा चढ़ा के कहने पर। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि आग नहीं लगने से पहले ही राक्षस का भागना बताया गया है। काव्य में जहाँ कारण के नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, बिना कारण के कार्य, यानी बिना कारण के कार्य हो जाता है विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें विभावना अलंकार है। जब सादृश्य या समानता के कारण उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यहाँ संदेह अलंकार है क्योंकि सारी और नारी के बीच संशय उत्पन्न हो गया है। जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य समानता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और ये अंत तक दूर हो जाता है उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। संदेह में ये भ्रम दूर नहीं हो रहा था, यहाँ ये दूर हो रहा है। नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण के थे। धन्यवाद।